नमस्कार विद्यार्थियों, रीड के क्रैश कोर्स की श्रृंखला में आज बारी है समास के चैप्टर की। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कैसे हो आप सभी लोग? और जो क्रैश कोर्स की अपनी प्रक्रिया चल रही थी जिसमें हमने वर्ण विचार, संधि, उपसर्ग, अव्यय, इन चैप्टर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए थे, उसी प्रोसेस में आज जो है वो चल रहा है समास। इस वीडियो में मैं आपको समास के चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप तो काफी दिन हो गए शुरू हुए हुए, इसलिए आपने नोट्स वोट्स कंटेंट अपने पास में रख ही लिया होगा। समास में आपको देखना क्या है, क्या पढ़ना है, और फिर आज ही दिन में 4 बजे संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में समास का आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। आप उस टेस्ट पेपर को देना और 6 बजे जो है मैं उस पेपर का आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी। ओके, तो आज देखिए समास में पहले तो ये देख लेना समास कौन से लिंग का शब्द है, समास शब्द बना कैसे। जैसे सम उपसर्गे, अस धातु और घय प्रत्यय। घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द सदैव पुल्लिंग होता है, इसलिए समास कौन से लिंग का शब्द है? पुल्लिंग का। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ समसनम समास है। परिभाषा पढ़ेंगे तो समसनम समास है, अर्थात संक्षेपण को समास कहते हैं। समसन संक्षेपण, संक्षेपण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर मैं बात कहूं कि समास के कितने भेद आएंगे, आपसे पूछ ले, वैसे ज्यादातर आपके जो समास का क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि जो आपके श्लोक, जो गद्यांश है, उनमें से कोई उदाहरण लेकर आपको पूछेगा फला पद में समास का नाम बताओ। लेवल सेकंड में या भाषा फर्स्ट में समास का विग्रह भी दे सकता है। ठीक है, तो समास का नाम और विग्रह पर ही ध्यान देना है। ज्यादातर सामान्य तौर पे क्या पूछता है आपको? समास का नाम। नाम पूछने से पहले समास के भेद की अगर बात करें संस्कृत में, तो समास के भेद जो है वो कितने याद रखने हैं आपको? 5। समास के भेद कितने हैं? 5। जो 5 कौन कौन से हैं देखो। केवल समास, केवल समास। नंबर 2 अव्ययी भाव समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 4 बहुव्रीहि समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। केवल समास, केवल भेद के लिए अपने को देखना है कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास प्रथम। ये समास का प्रथम भेद होता है। जैसे ये हो जाए कि हम डिटेल से कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? अव्ययी भाव से। आपके केवल समास नहीं आएगा, पर ये पूछ ले कि समास के द्वितीय भेद का नाम है क्या है, तो अव्ययी भाव बताना होगा। वहां पर हमारे मन में प्रश्न ही आएगा कि जब अव्ययी भाव समास द्वितीय भेद है तो फिर प्रथम भेद कौन सा है? तो केवल संख्या नॉलेज में रखने के लिए आप देखना है कि जो विशेष संज्ञा से मुक्त है वो केवल समास। जैसे केवल संधि हो रही हो, जैसे चैकदा, तो चे प्लस एकदा, चे एकदा। भूतपूर्व, पूर्वम भूत, वागर्ता विव, वागर्थौ इव, ऐसे उदाहरण है। आप रीट में निश्चिंत रहें, केवल समास का आपके कोई उदाहरण नहीं आएगा। आपके जो उदाहरण आएंगे वो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व है। पर आपके मन में 2 नाम और चल रहे होंगे, और वो कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। आपके मन में ये आ रहा होगा इन दोनों का नाम क्यों नहीं आया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मधारय, देखो तत्पुरुष भेद कर्मधारय, कर्मधारय भेदो द्विगु,
तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय समास का भेद द्विगु है। तो ध्यान से देखें आप सभी लोग कि यहां पर समास की अगर व्यवस्थात्मक इकाई अगर अपन लोग देखें तो तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु। जहां पढ़ते हो ना विशेष से विशेषण होते हैं तो कर्मधारय समास, और वही विशेष से और विशेषण यदि आप देख रहे हो कि विशेषण यदि संज्ञा के रूप में हो तो कर्मधारय और संख्या के रूप में आ जाए तो कौन सा करना है? द्विगु। संख्या के रूप में आ जाए तो कौन सा करना है? द्विगु। तो देखिए अव्ययी भाव समास कहां होता है? जब मैंने समास पढ़ाया तब आपको 19 अव्यय बताए थे। कौन कौन से देख लीजिएगा। अधि, उप, सु, दूर, नीर, है ना, 5-5 लेके चलते हैं अपन। अधि उपसर्ग, देखो अव्यय उपसर्ग, सभी उपसर्ग अव्यय हो सकते हैं। आपको मैंने तभी पहले अव्यय से संबंधित पढ़ाया था। यदि अधि लगा हुआ हो तो देखिए अधि, तो जो भी अव्ययी भाव समास आप लोग पढ़ते हो तो उसमें परिभाषा क्या आती है कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय, अव्ययी भावो द्वितीय। प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास होता है, और यह समास का कौन सा भेद है? द्वितीय। अब पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, यानी जो विभक्ति है ना, जो परिवर्तन करेंगे हम लोग, क्योंकि समास में क्या होता है? विभक्ति लोप। तो जो विग्रह करने पर जो विभक्ति लगती है तो वो कौन से में लगेगी? उत्तर पद में। इस अव्ययी भाव समास का सामासिक पद सदैव नपुंसक लिंग होता है, सदैव नपुंसक लिंग होता है। जैसे अधि हरि, अब अपन इसके विसर्ग लगा देंगे तो ये पुल्लिंग हो गया, यह अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव के उदाहरण में यदि शब्द एकारांत आकारांत हो तो शब्द के अंत में क्या मिलेगा? अम। जैसे अधि कृष्ण, ये अव्ययी भाव का उदाहरण अब है, पर यदि मैं नहीं लगाया अब नहीं है, विसर्ग लगा दिया तो भी नहीं है। नपुंसक लिंग तब होगा जब इसके बाद में क्या लगाया हुआ हो? मैं। आपके कम से कम 2-2.5 घंटे में पूरा अव्ययी भाव समास रीट के कोर्स में मैंने पूरा एक्सप्लेन करके समझा रखा है। और अगर आप कोर्स ना हो तो नोट्स में भी अगर देखो तो पूरा चार्ट बनाकर बता रखा है। संस्कृत समृद्धि के जो हस्तलिखित नोट्स हैं उनमें भी बहुत अच्छे से बता रखा है। अब देखिए, जब अपन इसका विग्रह करें तो देखो पूर्व पद क्या है? प्रधान। तो विभक्ति कौन से पद में लगेगी? उत्तर पद में। अब अपन बोलेंगे विभक्ति कैसे लगती है? आज जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा उनके तो मन में आ रहा है कि मैडम बता क्या रही है, और जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है। तो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा वो ध्यान दें कि आपके लिए सहूलियत के लिए 499 रुपए में रीट का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है, जिसमें पूरी व्याकरण और शिक्षण विधियां आती हैं, साथ में पीडीएफ नोट्स भी आते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आते हैं, और 51 मॉडल पेपर सॉल्यूशन सहित आते हैं। तो आप
₹499 में रीट का कोर्स लेकर पूरे डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहां पर तो मैं आपको मोटा मोटी एज ए चैप्टर को थोड़ा टच कर देती हूं, जिससे आप लोग दिन में रिवीजन करके एक एक चैप्टर को आराम से कर सके। तो जैसे विग्रह करें तो विभक्ति कौन से में लगेगी? उत्तर पद में। उत्तर पद क्या है? हरि। अब देखो कैसे पता चलेगा कौन सी विभक्ति लगेगी? तो जहां भी अधि उपसर्ग आए वहां वहां कौन सी लगेगी? सप्तमी। कौन से पद में लगेगी? उत्तर पद में। कौन से पद में? उत्तर पद में। उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति लगेगी और अंत में अव्यय का अर्थ लिख दिया जाता है। जैसे अधि का अर्थ क्या हो? इति। यदि किसी विद्यार्थी को अव्यय में लगने वाली विभक्ति और उस अव्यय के अर्थ का पता हो तो वह किसी का भी समास विग्रह जो है वो कर सकता है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा अधि हरि। अब देखो, देखें इस फॉर्मूले से समझो। हरि की सप्तमी शब्द रूपों में पढ़ते हैं हम। हरि की सप्तमी क्या होती है? हरौ। मैंने लिखा अधि और हरि की सप्तमी क्या लिखी? हरौ। अव्ययी भाव समास में उपसर्जन क्रिया होती है और इसमें पूर्व पद उत्तर पद में चला जाता है। ये अधि किधर चला गया? इधर। ये लो। और ये जो अव्यय है अधि, इसकी जगह क्या लिखना है? इति। तो क्या बन गया? देखो हरौ इति। ये लो, ये समास विग्रह लो। पर आपके रेट में तो आप ज्यादातर कोशिश करना कि ये वाले अव्यय आपको देखकर पता चल जाए कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अब अधि हरि की जगह मैंने लिख दिया अधि कृष्णम, अधि रामम, अधि गंगम, अधि यमुनम। अधि तो फिक्स है ना, अव्यय तो फिक्स है। जो उत्तर पद में आए उसमें विभक्ति कौन सी लगा देंगे? सप्तमी। अब कृष्ण की सप्तमी क्या हो जाएगी? कृष्णे इति। ये लो। ऐसे क्लास में आपको चाहे जितने उदाहरण करवाए गए हैं आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। उप, अब उप में सेम विभक्ति देख लो। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। अर्थ क्या है? समीपम। अर्थ क्या है? समीपम। अब आप इसको पढ़ो। जैसे मैंने लिखा उप कृष्णम। अब आप ऊपर वाले के अकॉर्डिंग इसमें बताओ। देखिए विभक्ति किस में लगा रहे हो? कृष्ण में। तो कृष्ण में कौन सी लगानी है? षष्ठी। तो क्या बन जाएगी? कृष्ण से उप को इधर ले आए और अर्थ क्या बन गया? समीपम। ये लो, कृष्ण से समीपम। अब यहां मैंने लिख दिया उप राजम, उप गंगम। गंगा आ है तो उपगंगम। अब राजा में षष्ठी लगा देंगे, गंगा है तो गंगा की षष्ठी। उप का अर्थ तो समीपम होएगा। बहुत देखें, अगर इसको बारीकी से देखें, समास का जितना बड़ा फोबिया बनाया गया है उतना नहीं है। समास को एक सिस्टम से पढ़ना होता है। समास में बड़े ध्यान से देखना पड़ता है क्या क्या विषय वस्तु है और कैसी कैसी है। आपको क्या करना है, जो मैंने लिखवा रखा है उसको आराम से, क्योंकि जरूरी नहीं है यही उदाहरण आए आपके, तो श्लोक में कोई से भी आ सकते हैं। तो आपको इसलिए इस तरीके से तैयार किया गया है कोर्स में कि आपके सामने कोई भी उदाहरण आ जाए आप उसका समास विग्रह कर सकते हो। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मैंने कहा, शायद मैं भूल गई, नहीं तो आपको इसकी पीडीएफ बता देती समास की, जैसे अव्यय की बताई थी ना वैसे। तो पर वैसे भी नोट्स तो आप सबके पास हैं, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
देखिए जैसे मैं बात कर रही हूं, जैसे ये नोट्स की बुक है, नोट्स वाली तो सबके पास है ना। अब जैसे इसमें समास, और जिन बच्चों ने ऑफलाइन पढ़ रखा है उनको नोट्स की जरूरत नहीं, उनके पास उनकी कॉपी है। तो ये अवयवी भाव समास, अब इसमें एक एक शब्द दे दिया, जैसे ये देखो अधि दे दिया है ना, विभक्ति अर्थ में अधि, समीप अर्थ में उप, ऐसे ही समृद्धि अर्थ में सु, वैरिधि अर्थ में दूर, अभाव अर्थ में नीर, है ना। ऐसे पूरे के पूरे इस तरह से देखोगे तो मैं यदि लिख के बताऊं तो सु में भी वही षष्ठी विभक्ति, अर्थ कौन सा हो जाएगा समृद्धि, दूर में षष्ठी, अर्थ कौन सा हो जाएगा वैरिधि, नीर में षष्ठी विभक्ति, अर्थ कौन सा हो जाएगा अभाव, अति यदि संज्ञा शब्द के लगा हुआ हो तो अति के योग में विभक्ति तो षष्ठी, अर्थ हो जाएगा अत्य, अत्य बोले तो नाश, हिमस्य अत्य, अति हिमम, अति यदि क्रिया अति निद्रम तो क्रिया के लगे तो संप्रति, निद्रा संप्रति न युज्यते, इति अव्यय के रूप में हो तो शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव विभक्ति वही षष्ठी, राम शब्द से प्रादुर्भाव, अनु यदि संज्ञा के लगा हुआ हो तो अनु किस अर्थ में लगता है पश्चात अर्थ में, और वही अनु आगे जाकर विशेषण के लगा हुआ हो तो उस अनु का अर्थ क्या लिख देते हैं योग्यम, रूपस्य योग्यम, यथा पदार्थ अनतिव्रति सामर्थ्यम, पढ़े ना। ऐसे ही आनु, आनु यानी आनुपूर्वेण यानी क्रमता, विभक्ति कौन सी लगाई षष्ठी, ज्येष्ठता के क्रम से। ऐसे सह 7 बार आए थे, सबकी विशेषता बताई थी कि यदि जातिवाचक शब्द हो तो सादृश्य, व्यक्तिवाचक शब्द हो तो सादृश्यम, कोई परिवारवाचक शब्द या साधन हो तो युगपत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण हो तो संपत्ति, और वनस्पति भूसम या तृणम हो तो अपि अपरित्यज्य, कोई ग्रंथ कारिका हो तो अपि, है ना, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते यानी पर्यंत यानी तक। ऐसे आप देखोगे तो पूरा चार्ट बना रखा है, आप आराम से रीड कर सकते हो। जिन बच्चों ने पढ़ रखा वो तो है ही है, पर यदि नए सिरे से पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी मैं कह रही हूँ अभी टाइम है अपने पास, बड़ी बारीकी के साथ आपको बड़े सिस्टम से ढंग से पढ़ाया गया। आप सब समझदार हैं कि इस तरह से 1 घंटे के वीडियो में, कई बच्चे कमेंट करते हैं मैम 1.5 घंटे का वीडियो बनाओ, 1.5 घंटे में समास नहीं होते हैं भाई, आराम से 10-12 घंटे मैंने उसमें लगाकर उसको करवाए हुए हैं। तो आप स्पीड बढ़ा के, क्योंकि आपको मैं नहीं कह रही भले ही लाइव लो, आप अगर रिकॉर्डेड ले रहे हो ना तो स्पीड बढ़ा के फटाफट एक बार पूरा कोर्स सुनोगे तब जाकर आप कवर अप कर पाओगे। ये कोर्स वाला वीडियो तो आपके लिए सहूलियत बनाता है। और इसमें साथ ही मैंने बोला कि यदि संख्या शब्द हो पूर्व में, उत्तर में नदी विशेष का नाम हो तो आप जो है जैसे पंचगंगम, है ना, द्वि यमुनम, तो इनमें कौन सा समास कर देना अव्ययी भाव, जबकि दिख रहा कौन सा है द्विगु, पर करना कौन सा है अव्ययी भाव। तो आप सावधानी पूर्वक देखेंगे तो काफी हद तक कर सकते हैं। तत्पुरुष है तो तत्पुरुष में विभक्तियां लगेंगी कारक के अनुसार, जैसे श्रीता, पतिता, गते, आपन्ने, बुभुक्षो, है ना। ऐसे आप देख रहे हो उत्तर पद में श्रीत, अतीत, अपत्य, ऐसे अर्थ हो उत्तर पद में तो कौन सी लगाते हैं द्वितीया। जैसे गत, तो मैंने लिखा ग्राम गते, ग्राम गते, तो आपको यह बता दिया तत्पुरुष में कि उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है तो विभक्ति कौन से में लगेगी पूर्व पद में। तो आपके कोर्स में अगर आप देखोगे तो यहां जो शब्द है वो फिक्स है, ये शब्द आपको लिखा दिए। यदि ये शब्द आपको पता हो
तो यहां वाले सभी में कौन सी विभक्ति लग जाएंगी? द्वितीया। साधन में तृतीया। हित, बलि, सुख, रक्षित, इनमें कौन सी लगाई? चतुर्थी। भय के योग में पंचमी, अलग होने के योग में पंचमी, है ना। संबंध में षष्ठी। धूर्त, शांड, शांडिले, चतुर्थता, है ना। इसमें रस, सिद्ध, बंध, ये शब्द हो तो कौन सी लगाई? सप्तमी। उपसर्ग पहले लगा हुआ हो और पुल्लिंग शब्द हो तो प्रादि, जैसे प्राचार्य, है ना, निरंगुलम। विशेष विशेषण आ रहे हो तो कर्मधार्य, और वही विशेष संख्या रूप आ जाए, पूर्व पद संख्यावाची हो, नपुंसक लिंग में कुछ शब्द हो, और बहुव्रीहि और कर्मधार्य द्विगु में दोनों में अलग अलग परिवर्तन आपको बताए। बहुव्रीहि का सामासिक पद क्या होता है? विशेषण, और जो अन्य अर्थ निकलता है वो क्या होता है? विशेष्य। परिभाषाओं के अनुरूप अगर अपन देखें तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है वो अवयवी भाव, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष, विशेष्य विशेषण होते हैं वो कर्मधार्य, पूर्व पद संख्यावाची हो वो द्विगु, अन्य अर्थ की प्रधानता हो वो बहुव्रीहि, दोनों अर्थ की प्रधानता हो वो कौन सा होता है? द्वंद्व। तो आप आराम से, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आने का इंटेंशन यही है कि एग्जाम के पास में एक बार कोर्स को टच किया जाए, जिससे आप उस चैप्टर को पढ़ें, और फिर जब मैं उसके क्वेश्चन लेके आऊं कि एग्जाम में आपके लेवल के ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको ऐसे पकड़ने हैं। आप पूरे दिन आराम से समास के चैप्टर को जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, और जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊं तब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। समझ रहे हो? तो आप क्लास से आज पूरे दिन जितना टाइम निकालना है समास को फ्री करो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं, केवल संस्कृति नहीं है, और संस्कृत में आपके स्कोर नंबर अच्छे हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इनका रिवीजन करते जाएं, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ लेंगे। पहला भेद केवल, दूसरा अवयवी भाव, तीसरा तत्पुरुष, चौथा बहुव्रीहि, पांचवा द्वंद्व। कर्मधार्य तत्पुरुष का भेद है, और द्विगु जो है वो कर्मधार्य का भेद है, यानी समास के भेद के भेद प्रभेद है। तो आप सावधानी पूर्वक पढ़ें। और रही बात, जैसे YouTube पर भी इसके अलावा पहले के डिटेल से काफी वीडियोस भी पढ़े हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पेपर भी मैं लेके आऊंगी, साथ ही आपके पास नोट्स क्लास जो हैं, रीड को ध्यान में रखने वाले बच्चे आज समास के प्रति जो कुछ करना है वो आज के आज ही कर दीजिए, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना है, ठीक है ना। तो सावधानी पूर्वक रिवीजन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आराम से, जैसे मैंने कहा कि अगर नोट से पढ़ सकते हो तो नोट से पढ़ लो, कंटेंट देना अपनी जिम्मेदारी है। कंप्लीट रीड का कोर्स पूरा करवा दिया, 14 अक्टूबर को बैच शुरू हुआ था, वो कंप्लीट हो गया, 499 रुपए का मिलता है। उसमें पूरे नोट्स, 51 मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज टेस्ट, और मैं ये कहूं 699 का जो बैच होता है वो लाइव होता है, 10 से क्लास चलती है, उसमें अभी प्रेजेंट में शिक्षण विधियां चल रही हैं। तो जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप पढ़ सकते हो। और रीड के लिए अकेली एक शिक्षण विधियों के रूप में बुकलेट है, जब शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। आप सभी जो नोट्स, कुछ बच्चों की डिमांड रहती है मैम नोट्स में शिक्षण विधियां आएंगी क्या? बिल्कुल, पूरा रीड के अकॉर्डिंग कोर्स आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिलेंगे शाम को 6 बजे समास के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।